आदाब दोस्तों। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज न केवल उसकी पहचान का प्रतीक होता है, बल्कि उस देश को एक सूत्र में बांधता है। हमारी आजादी की लड़ाई में भी लंबे समय तक एक सर्वमान्य ध्वज की कमी खली। रियासतों के अपने अपने झंडे थे, लेकिन वो देश की सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। इस ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा, राष्ट्रीय ध्वज बनने की पहल, इस ध्वज में किन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाए, इस पर होने वाली बहस से लेकर अंतिम रूप में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माने जाने का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। इस लंबे सफर के बाद यह ध्वज सामने आया जिसे हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा कहते हैं, जिसे देखते ही हम स्वतः ससम्मान सलामी करते हैं। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस दिलचस्प सफर के बारे में। माना जाता है कि देश का पहला अनाधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर फहराया गया था। इस तिरंगे झंडे में हरी, पीली और लाल या कहें नारंगी पट्टियां थीं। ऊपर की हरी पट्टी में 8 प्रांतों के प्रतीक के रूप में 8 कमल के फूल थे। बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। निचली पट्टी पर चांद और सूरज अंकित थे। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज मैडम भीकाजी कामा द्वारा 1907 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में फहराया गया था। यह भी कमोवेश पहले झंडे की तरह ही था। विदेश में फहराया जाने वाला यह पहला भारतीय ध्वज था। 1917 में होम रूल आंदोलन के समय लोकमान्य तिलक जी और एनी बेसेंट जी ने तीसरा अनौपचारिक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया। इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थीं। इसमें 7 सितारे अंकित थे। ऊपर बाएं कोने पर यूनियन जैक और दाएं कोने पर चांद सितारा अंकित थे। सन 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बीजवाड़ा सत्र में पिंगली वेंकैया जी ने लाल और हरा ध्वज पेश किया, जो शायद हिंदू और मुस्लिम समुदाय को दर्शाता था। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि देश के विकास के प्रतीक के रूप में इसमें चरखा शामिल किया जाए और अन्य समुदाय के प्रतीक के रूप में सफेद रंग की पट्टी को स्थान दिया जाए। गांधी जी के सुझाव के बाद एक प्रस्ताव पारित कर नया ध्वज स्वीकार किया गया। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थीं और बीच में चरखा अंकित था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को स्वीकार किया, जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियों के साथ बीच में अशोक चक्र था। सवाल यह भी उचित है कि जब चरखे की जगह चक्र रखने का निर्णय लिया गया तो अशोक चक्र को ही अपनाने का ख्याल मन में क्यों आया। दरअसल उस समय अनेक चक्रों पर विचार हुआ, परंतु अशोक की प्रमुख लाट के सिरे पर बना चक्र चुन लिया गया, क्योंकि यह देश की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक भी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से जुड़ी तमाम चर्चाओं से उभरे पहलुओं में एक पहलू यह भी है कि ध्वज का अंतिम डिजाइन एक मुस्लिम महिला ने तैयार किया था। यूं तो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय पिंगली वेंकैया जी को दिया जाता है, लेकिन इस विषय का अध्ययन करने वालों की एक धारा ऐसी भी है जो मानती है कि ध्वज का अंतिम डिजाइन सुरैया तैयब जी ने किया था, जो एक मुस्लिम महिला थी जिन्हें इसका समुचित श्रेय कभी नहीं दिया गया। सन 1919 में हैदराबाद में जन्मी और वहीं पली बड़ी सुरैया तैयब जी एक आज़ाद ख्याल महिला और एक प्रतिष्ठित कलाकार थीं। उन्हें उस दौर में उनके तरक्की पसंद और परंपराओं को धता बताने वाले विचारों के लिए जाना जाता था। सुरैया जी का विवाह एक नौकरशाह बदरुद्दीन तैयब जी से हुआ था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति बने। आज देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन 2002 से पहले ऐसा नहीं था। सन 1992 में अमेरिका से शिक्षा लेकर भारत आए उद्योगपति नवीन जिंदल ने जब अपने कारखाने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू किया तो जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय ध्वज संहिता का हवाला देकर उनको ऐसा करने से रोक दिया। जिंदल साहब ने न्यायालय की शरण ली और आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वो समुचित आदर और प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ ध्वजारोहण कर सकता है। इसे भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार करार दिया गया। इस निर्णय के बाद ध्वज संहिता में भी संशोधन किया गया और अब भारतीय नागरिक किसी भी दिन राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, बशर्ते कि इस दौरान ध्वज की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाए।